ट्वेल्थ क्लास हम संक्रमण धातुएं पढ़ रहे हैं। आज संक्रमण धातुओं के रासायनिक गुणों की बात करेंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी की संक्रमण धातुएं। प्रथम संक्रमण श्रेणी का मतलब 3D सीरीज है ना, कहाँ से कहाँ तक, स्कैंडियम से जिंक तक। प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं अधातु जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अधातु है, आप जानते हैं। नाइट्रोजन अधातु है, फास्फोरस, हैलोजन, सल्फर, कार्बन, इन सभी से क्रिया करके विविध द्विअंगी यौगिक बनाती है। ठीक है, द्विअंगी यौगिक मतलब जिसमें दो कंपाउंड हो, एक खुद धातु हो और ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या सल्फर हो, जैसे H2S हो गया, H2O हो गया, ये सब द्विअंगी यौगिक हैं। क्लियर है। इस वर्ग के तत्व ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड यौगिकों का हम निम्नलिखित बिंदुओं पर बात कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करने वाले हैं हम ऑक्साइड के बारे में। 3D श्रेणी की धातुएं ऑक्सीजन के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। चूंकि संक्रमण धातुएं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं, परिवर्ती संयोजकता मतलब D के भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसके कारण ये परिवर्ती संयोजकता दे रही है। अतः विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था में कई ऑक्साइड बनते हैं। इन ऑक्साइडों के सामान्य सूत्र हो सकते हैं। यदि ऑक्सीकरण संख्या 2 है तो MO बना लेगा, M2O3, M3O4, MO2, M2O5 और MO3, यानी इतने टाइप के ऑक्साइड्स आपके बन सकते हैं। आयरन का देख लीजिए, 3Fe 2 + 2O2, Fe3O4 बन गया। कॉपर का देख लीजिए, 2Cu + O2, 2Cu बन गया। तो ऐसे बहुत से ऑक्साइड प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व बनाएंगे, जिनके कुछ लिस्ट आपको मैं दिखाती हूँ जो यहाँ पे दी गई है। उस लिस्ट के बेस पे आपको ये देखिए, स्कैंडियम का ऑक्साइड दिख रहा है आपको, ये वाला। उसके बाद टाइटेनियम का ऑक्साइड देखिए, TiO, Ti2O3, TiO2। वेनेडियम के ऑक्साइड देखिए V2O5 तक। क्रोमियम के ऑक्साइड देखिए, CrO, Cr2O3, CrO2। तो ये बहुत से ऑक्साइड्स हैं जिनका टेबल आपको एक बार ध्यान में रखना है कि कौन कौन से ऑक्साइड बना सकते हैं। सबसे कम जिंक बनाएगा ZnO, +2 ही ऑक्सीकरण अवस्था है, ये भी 2 ही ऑक्साइड बनाएंगे। निकिल, कोबाल्ट एक सिंगल ही बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा बना रहा है मैग्नीज Mn2O7 तक, क्योंकि सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या +7 यही प्रदर्शित करेगा। इस तरह से इनके ऑक्साइडों के अम्लीय और क्षारीय गुणों की भी बात कर लेते हैं हम लोग कि कैसे कैसे इनके ऑक्साइड के अम्लीय और संक्रमण धातु के ऑक्साइड अम्लीय, क्षारीय या उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। आप इसको पहले भी समझ चुके हैं कि धातु की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था एवं ऑक्साइडों की प्रकृति में सीधा संबंध है। सामान्य धातु की उच्च ऑक्सीकरण संख्या अम्लीय प्रकृति की ओर ले जाती है, और जो कम ऑक्सीकरण संख्या होगी, जो बीच की होगी, वो उभयधर्मी, और जो कम होगी वो क्षारीय प्रकृति की ओर ले जाएगी। ये फंडा हम पहले भी ऑक्साइडों के बारे में पढ़ ही चुके हैं, P ब्लॉक जब पढ़े हैं तब। ये देखिए, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में धातु क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये भी आपको मालूम है। मतलब आप रट लीजिए कि जब ऑक्सीकरण संख्या अधिक होगी तो वो वाला ऑक्साइड अम्लीय होगा, जब मिड की होगी यानी ना अधिक होगी ना कम होगी तो वो उभयधर्मी होगा, और जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या घटेगी वो धातु का ऑक्साइड आपका क्षारीय प्रकृति का होगा। उसी तरह से संक्रमण धातुओं में सल्फाइड का एक गुण दिखता है। संक्रमण तत्व सल्फाइड बनाते हैं। कैसे बना रहे हैं, क्या हो रहा है, देख लेते हैं अपन। संक्रमण धातुएं सल्फाइड भी बनाती हैं, ये पता ही है हमको। ये धातुओं के साथ सल्फर की सीधी क्रिया द्वारा अथवा धातु लवण के विलयन की H2S या Na2S से क्रिया द्वारा बना सकते हैं। तो आप या तो सल्फर से धातु की सीधे क्रिया करा दो, देखो जैसे Cu + S, Cu2S, Cu + H2S से भी क्रिया कराओगे तो बनेगा। तो या तो डायरेक्ट धातु से क्रिया करा दो, या हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड से क्रिया करा के आप उनके सल्फाइड्स बना सकते हैं। सल्फाइडों में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः बहुत कम होती है, क्योंकि सल्फर एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। सल्फर एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या कम होने के कारण आप देखोगे कि बहुत कम ऑक्सीकरण संख्या के कारण इसको वो नहीं किया जाता है। अब संक्रमण धातु की निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था में बने सल्फाइड अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि सल्फर प्रबल ऑक्सीकारक नहीं है। बार बार वही बात आ रही है। ये देखो कौन सा सल्फाइड स्थायी होगा, Cu2S और Cu2S। ये वाला देखिए 2Cus है, यहाँ पे एक गलत लिखा है। 2Cus और Cu2S में Cu2S अधिक स्थायी हो जाएगा। संक्रमण तत्वों के सल्फाइड सामान्यतः रंगीन होते हैं,
जैसे Cu2S है, NiS है, COS है, ये सभी काले रंग के होंगे। MnS हल्का गुलाबी होगा, ये सब प्रैक्टिकल में करना है आपको। CDS पीला होगा, ZnS सफ़ेद होगा। ठीक है, तो स्थायित्व का भी पता सल्फाइड का यहाँ से चल ही जाता है आपको। उसके बाद बात करते हैं संक्रमण धातुओं द्वारा हैलाइडों का निर्माण कैसे होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के सदस्य हैलोजन से क्रिया करके हैलाइड बनाएंगे सिंपल वे में। Cu+Cl2 CuCl2, Mn+2Cl2 MnCl4। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा उच्च होती है, अतः ये अभिक्रियाएं उच्च ताप पर संपन्न होंगी। लेकिन एक बार अभिक्रिया प्रारंभ हो जाए तो अभिक्रिया उसमें इतनी पर्याप्त मात्रा में मुक्त होती है कि अभिक्रिया होते ही रहेगी। हैलोजन में अभिक्रिया का क्रम होगा फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन आयोडीन इज ब्रोमीन से फिर आयोडीन। कुछ और बातें हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में रहना चाहती हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में रहना चाहती है, अतः इनके डाइहैलाइड जो होंगे वो अधिक स्थायी होंगे। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में केवल फ्लोराइड बनाती है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण बहुत अधिक क्रियाशील होता है। क्लियर है। उसके बाद आगे बात करते हैं इसी हैलाइड के थर्ड पॉइंट की। संक्रमण धातुओं के हैलाइड की वाष्पशीलता कम तथा जल अपघटन के प्रति सुग्राहकता अधिक होती है। संक्रमण धातु के जो हैलाइड होते हैं वो वाष्पशील तो बहुत कम होंगे, लेकिन जल अपघटित बहुत आसानी से होंगे। इसके कारण इनका अध्ययन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आसानी से नहीं हो पाएगा। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक शीघ्रता से जल अपघटित होते हैं। देखिए TiCl4+4 वो है ऑक्सीकरण संख्या, जैसे ही जल मिला TiO2 में बदल के 4HCl को मुक्त कर दिया। संक्रमण श्रेणी की धातु फ्लोराइड के साथ तो आयनिक बंध बना लेंगे, लेकिन क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ आयनिक बंध के साथ साथ थोड़ा सा सहसंयोजी गुण भी होगा। फ्लोराइड केवल आयनिक बनाएगा क्योंकि बहुत अधिक विद्युत ऋणी है। वर्ग में नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घटती है, तो इनमें आयनिक गुण के साथ साथ सहसंयोजी गुण भी पाया जाएगा। ये थे रासायनिक गुण किसके? संक्रमण धातुओं के। कल हम लैंथेनाइड्स की बात करेंगे।